जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 19 नवंबर की करंट अफेयर्स। आज 3 से 4 ऐसी न्यूज है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हम देखते हैं कि 56th टाइगर रिजर्व आ गया है छत्तीसगढ़ में। एंड इसी के साथ छत्तीसगढ़ में अब टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। टाइगर रिजर्व किस तरीके से नोटिफाई करे जाते हैं, किस तरीके से डी नोटिफाई किए जाते हैं, डिस्कस करेंगे। नंबर 2, वर्ल्ड टॉयलेट डे है आज। लास्ट ईयर की बात है, जब मैं क्लास में वर्ड टॉयलेट डे करवा रहा था तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने कहा कि सर इस तरह की क्वेश्चन थोड़ी ना यूपीएससी पूछेगी। यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड टॉयलेट समिट में। नंबर 3, यूएस में बॉम्ब साइक्लोन देखने को मिला है। बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है? यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दो साइक्लोन्स होते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। टेम्परेट साइक्लोन का एक मैग्निफाइड वर्जन है जिसको बॉम्ब साइक्लोन बोलते हैं। क्या कंडीशंस हैं, डिस्कस करेंगे। नंबर 4 न्यूज, G20 ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गई है आज। तो G20 में क्या डिक्लेरेशन यहाँ पे ब्राजील में जो हो रही है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली न्यूज, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर 3 कंट्रीज के विजिट पे गए हुए हैं, नाइजीरिया, गुयाना एंड द ब्राजील। तो ये पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो गुयाना में गए हैं 56 ईयर्स में। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट कैच क्या करना है यहाँ पे कि इंडिया कैरिकॉम के मेंबर स्टेट के साथ काम कर रहा है लगातार। तो इंडिया कैरिकॉम कॉन्फ्रेंस मैंने लास्ट वीक के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, नंबर 1। नंबर 2, ये इनिशिएटिव है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का पार्ट है। तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ नॉर्थ कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज, साउथ साउथ कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज। जो डिमार्केट कर रही है इन तरह की कंट्रीज को, हमने उस लाइन को भी पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड ब्रेंट लाइन। ठीक है, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई। ग्लोबल साउथ के वॉइस के ऊपर ही लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने जब G20 की मीटिंग इंडिया में कंडक्ट करवाई जा रही थी तो G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी यहां पर ऐड करवाया गया। और उसके बाद अगर हम देखें और इंपॉर्टेंट, ब्राजील G20, नाइजीरिया में अभी हम देखते हैं कि 17th इंटरनेशनल अवार्ड कॉन्फर करते हैं प्रधानमंत्री को कोई फॉरेन कंट्री। ये न्यूज आपके लिए बस इतनी इंपॉर्टेंट थी जो आपको कैच करनी थी। नेक्स्ट न्यूज, भूपेंद्र यादव जी, लेट द रोड्स गेट लाउडर। 56th टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व यहां पर नोटिफाई कर दिया है। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन दी है छत्तीसगढ़ को। अब इसी के साथ टोटल हमारे पास 56 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व ले लीजिए, एलिफेंट रिजर्व ले लीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व ले लीजिए, नेशनल पार्क ले लीजिए, ठीक है, रामसर साइट्स वेटलैंड ले लीजिए। इसमें से क्वेश्चन हर बार आप देखते हैं कि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे। स्टैटिक प्लेलिस्ट दोबारा से मैं दिसंबर में स्टार्ट करूंगा बिकॉज फरवरी में अब एफकैट का एग्जाम आने ही वाला है। तो अब एनटीसीए की एडवाइस के ऊपर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है? जो स्टैट्यूट से बनी है, दैट मींस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट करी गई है। तो एनटीसीए की यहां पर एडवाइस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने नोटिफाई कर दिया है अपने छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व और 56th टाइगर रिजर्व। ये फैक्ट्स आपको पता हूं। यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है गुरु घासीदास, नंबर 2 छत्तीसगढ़ का फोर्थ एंड पूरे इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व, दैट इज गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। नाउ इससे पहले 54th टाइगर रिजर्व था यहाँ पे वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को, बिकॉज मध्य प्रदेश में टोटल 7 टाइगर रिजर्व हैं। 55th एनटीसीए ने अपनी साइट पर यहाँ पर अपलोड किया था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है। और अब 2024 में 56th टाइगर रिजर्व हमारे पास आ गया है। ओके, अब इससे रिलेटेड फैक्ट कौन से हमें पढ़ने हैं, बिकॉज जब टाइगर की बात ही हो गई है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 एक ये कंजर्वेशन इनिशिएटिव था यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर, जो कि नेशनल एनिमल है इंडिया का एंड एंडेंजर स्पीशी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्टार्ट किया था बिकॉज पॉपुलेशन लगातार टाइगर्स की यहाँ पे कम होती जा रही थी बिकॉज ऑफ द पूचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इनके कारण लगातार यहाँ पर पॉपुलेशन ड्विंडल हो रही थी।
एंड इसी कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ ये इनिशिएटिव लिया 1 अप्रैल 1973 को। नाउ ये वाला पार्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के हिसाब से ये शेड्यूल 1 में फॉल कर रहे हैं टाइगर। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से इंडेंजर स्पीशी के अंतर्गत आ रहे हैं। साइट्स की अगर देखें तो अपेंडिक्स 1 में आ रहे हैं कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर स्पीशी ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अब टाइगर स्टेट मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश को बोल रहे हैं, 7 टाइगर रिजर्व्स हैं, बट टाइगर कैपिटल यहाँ पर जो कि ऑरेंज सिटी के नाम से भी फेमस है, विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी फेमस है, नागपुर को बोला जाता है बिकॉज इसके सराउंडिंग में ऑलमोस्ट 100 to 150 किलोमीटर में हमें टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, नागजीरा नावेगांव टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, बो टाइगर रिजर्व, उमरेद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हमें सराउंडिंग में दिखते हैं नागपुर के। नागपुर इज एज टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। अब सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुई थी 2010 में, टाइगर समिट किया गया था यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके से हमें यहाँ पे जो लगातार डिक्लाइन हो रही है टाइगर्स की पॉपुलेशन, इनको बचा के रखना है एंड इनकी पॉपुलेशन को ट्रिपल करना है बाय 2022। अब सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जस्ट याद रहे कि टाइगर समिट थी। अब इसमें 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 भूटान, नंबर 3 कैम्बोडिया, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 हमारा भारत, नंबर 6 इंडोनेशिया, नंबर 7 लाओ, नंबर 8 मलेशिया, नंबर 9 म्यांमार, नंबर 10 नेपाल, नंबर 11 रशिया, नंबर 12 थाईलैंड एंड नंबर 13 वियतनाम। ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। अब एनटीसीए की एडवाइस के ऊपर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है ये टाइगर रिजर्व। तो आपको पता हो एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टैट्यूट से क्रिएट करी गई है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। अब इसमें जो मिनिस्टर होते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, वो उसके चेयरपर्सन होंगे, ये पता हो। जो MOS होते हैं साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो वाइस चेयरपर्सन होंगे। इसके अलावा 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट होंगे। ये इसकी कॉम्पोजिशन होगी एनटीसीए की। अगर अलग से ही एनटीसीए पे क्वेश्चन आना हुआ तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ टाइगर रिजर्व नोटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्चुअल हमारे लिए यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जैसे कल आया कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा, बट किसकी एडवाइस पर? ऑन द एडवाइस ऑफ एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। बस इसमें ये पता हो। इसके अलावा कौन कौन से स्टेप्स हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले स्टेट प्रपोजल भेजेगा, उसके बाद अप्रूवल आएगा एनटीसीए से, उसके बाद एनटीसीए स्टेट के पास दोबारा से रिकमेंडेशन भेजेगा एंड लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देगा। ये एक तरीका है किसी भी न्यू टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करने का। इसी तरीके से 38W में यहाँ पर टाइगर रिजर्व को ऑल्टर या डी नोटिफाई भी किया जा सकता है, बट कोई भी ऑल्ट्रेशन टाइगर रिजर्व में नहीं करी जा सकती एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए प्लस। अब यहां पर जब ऑल्ट्रेशन की बात आ रही है तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हमारे पास आता है, NBW, उसके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो ही नोटिफाई किया जाएगा, अदरवाइज कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपको पता हो नोटिफाई के वक्त स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एंड डी नोटिफाई के टाइम पे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट, ये कुछ हमारे पास सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। बांदीपुर कर्नाटका, कॉर्बेट हो गया हमारे पास उत्तराखंड, ठीक है, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलमाऊ, रणथंबोर, ये प्रॉपर लिस्ट है। ठीक है, ये सारे आप देख भी सकते हैं, ये सारे के सारे विकिपीडिया और एनटीसीए की साइट से लिए गए हैं। अगर आप एनटीसीए की साइट पे जाएंगे तो सारे टाइगर रिजर्व हैं। सिमलीपाल बहुत फेमस भी रहा है, जहाँ पे हमें ब्लैक टाइगर्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक टाइगर्स ड्यू टू द मेलानिन फैक्टर्स। ठीक है, सुंदरबन, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, पेरियार, सरिस्का, बक्सा, इंद्रावती, नामदफा बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नागार्जुन सागर, दुधवा, उसके बाद हमारे पास कलकड, वाल्मीकि, पेंच मध्य प्रदेश में, तदोबा, ये सारे यहाँ पे कहाँ पे नागपुर के पास वाले टाइगर कैपिटल बना रहे हैं। बांधवगढ़, पन्ना डायमंड के लिए फेमस है, डायमंड माइंस। ठीक है, दंपा, भद्रा, पेंच महाराष्ट्र,
उसके बाद पक्के टाइगर रिजर्व, नामेरी, सतपुरा, अन्नामलाई, उदयंती, सतकोशला, काजीरंगा, अचानक मार, ठीक है, अचानक मार, अमरकंटक, भाई कभी भी अटैक हो सकता है, अचानक मार, अमरकंटक। उसके बाद हमारे पास आ गया काली, ठीक है, संजय दुबरी, मुद्दुमलाई, नगरहोल। मैं ये सारे इसलिए बता रहा हूँ जो करंट अफेयर्स है मैं आपको बताता हूँ। शायद्री, ठीक है, कंवल, सत्यगलम, मुकुंदरा। उसके बाद हमारे पास नवेगांव, अमराबाद, पीलीभीत, बोर, राजाजी, ओरेंग, कमलांग, श्री विल्लीपुथुर। उसके बाद रामगढ़, रानीपुर, वीरांगना लास्ट ईयर था, एंड धौलपुर। और अब 2024 56 टाइगर रिजर्व आपके पास आ गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी बॉम्ब साइक्लोन की। बॉम्ब साइक्लोन नहीं है, एक तरीके से जो टेम्परेट साइक्लोन है उसका एक मैग्निफाइड वर्जन है जिसको हम कह देते हैं बॉम्ब साइक्लोन। आपने जॉब में दो चीजें पढ़ी होंगी, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भी इंडिया में रिसेंटली आया, दाना, ठीक है, जो ट्रॉपिक इक्वेटर पे हमारे पास कोई भी, अगर मैं बात करूं ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इक्वेटर पे कोई भी साइक्लोन नहीं बनता बिकॉज कोरिलेट्स फोर्स 0 है। उसके बाद जो ट्रॉपिक्स पे आते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसके अलग अलग नाम है, आपने पढ़े ही हैं वो सारे, टाइफून, हरिकेन वगैरह। उसके बाद टेम्परेट रीजन पे जो यहाँ पे फ्रंट्स के कारण आ रहे हैं, फ्रंटोजेनेसिस यहाँ पे, ठीक है, एयर मास के कारण आ रहे हैं, उनको बोलते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन्स। अब टेम्परेट साइक्लोन है क्या बेसिकली, कि जब एक कोल्ड एयर मास, भाई एक कोल्ड एयर मास आ रहा है, एक वार्म एयर मास आ रहा है, जब दोनों के बीच की जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड अ फ्रंट। अब यहां पर एयर मास एक पर्टिकुलर जगह के कैरेक्टर्स अपने अंदर एयर ले रही है, कोल्ड जगह है, ऊपर से आर्कटिक से कोल्ड एयर मास आ रहा है, नीचे से वार्म एयर मास आ रहा है, अब दोनों मिल रहे हैं फ्रंट। अब फ्रंट चार तरह की है, स्टेशनरी फ्रंट, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, एंड ये बॉम्ब साइक्लोन, ये लास्ट अगर मैं कहूं उसका स्टेज है ऑक्लूडेड फ्रंट, जिसको बोम्बोजेनेसिस भी कहते हैं। दैट मींस ऑक्लूडेड में तो डेथ, भाई वार्म वाला सरफेस से जब कोल्ड और वार्म मिलेंगे, वार्म वाला सरफेस से ऊपर चला गया, दैट इज कॉल्ड द ऑक्लूडेड फ्रंट। अब बॉम्ब साइक्लोन की जो डेफिनेशन है वो आपको पता हो, एटमॉस्फेरिक, इससे पहले अगर एक कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, द एटमॉस्फेरिक रिवर्स, लास्ट ईयर ये कॉन्सेप्ट आया था यूएस में, पाइनएप्पल एक्सप्रेस वाला, कि भाई जेट स्ट्रीम के कारण यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे जिस कैलिफोर्निया वाला पार्ट, यहाँ पे हमारे पास आ गया हवाई, ठीक है, एंड यहाँ से जेट स्ट्रीम जो सरफेस से ऊपर चल रही है, ठीक है, और वेस्टर्लीज, इनके कारण यहाँ से एटमॉस्फेरिक रिवर ये लेकर आ रही है मॉइस्चर, गर्म हवा अपने पास मॉइस्चर रिटेन करती है, ठंडी हवा में मॉइस्चर कम होता है इसलिए हम क्रीम्स का यूज करते हैं ठंड में, तो उसके बाद ये लेकर आ रहे हैं एंड हिट करते हैं, उसके बाद राइज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो एटमॉस्फेरिक रिवर एक नैरो एटमॉस्फेरिक कॉरिडोर है जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मॉइस्चर को, ये डेफिनेशन आपको पता हो, नैरो एटमॉस्फेरिक कॉरिडोर। अब ये कब हो रहे हैं, व्हेन द कोल्ड आर्कटिक एयर, ऊपर से कोल्ड आर्कटिक एयर आ रही है, वो वार्म के साथ मिल रही है, एंड ओरोग्राफ, उसके बाद फ्रंटोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड हेवी प्रेसिपिटेशन। अब जब कोल्ड एयर मास कोलाइड करेगा वार्म के साथ, ये इंटेंसिफाई करेगा स्टॉर्म को, एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ वायलेंट विंड्स एंड कोस्टल फ्लडिंग, दैट इज कॉल्ड द बॉम्ब साइक्लोन। नो, क्या क्या यहाँ पे है, रैपिड प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है, लो प्रेशर बनेगा, एंड अब डिपेंडिंग अपॉन, भाई क्वाइट ऑब्वियस है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, वहां पर स्नोफॉल भी हो सकती है, ठीक है, ब्लिजर्ड भी हो सकता है, इवन -40 तक डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर चला गया था, स्ट्रॉन्ग विंड होंगी, प्रेशर ड्रॉप करेगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉर्म सेंटर बन रहा है, देन हेवी स्नोफॉल और रेनफॉल, डिपेंडिंग, ये तो डिपेंड करता है, कोस्टल रीजन्स पे कोस्टल फ्लडिंग आ सकती है, कोल्ड एयर, द स्टॉर्म्स ऑफन डेवलप्स इन द विंटर ब्रिंगिंग कोल्ड टेम्परेचर, बिल्कुल ठंड कर देगा जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर हुआ। तो ये सारी चीजें हमें बॉम्ब साइक्लोन में देखने को मिलती है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट हमने लास्ट ईयर भी यहाँ पर डिस्कस किया था, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ये हवाई है, ठीक है, हवाई के पास यहाँ पे एक इलाका है जहाँ पे हमें पाइनएप्पल्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके एटमॉस्फेरिक रिवर यहाँ पे मॉइस्चर को लेकर आ रही हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर जिनको क्लाउड का बैंड भी बोलते हैं, भी लेकर साथ में आ रहे हैं, ट्रॉपिकल प्लूम इकट्ठे हो गए, एक ये लॉन्ग नैरो बैंड ऑफ मॉइस्चर एयर है जो ट्रांसमिट कर रही है वाटर वेपर्स को फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू हायर लैटिट्यूड, ट्रॉपिक से हायर लैटिट्यूड की तरफ यहाँ पर लेके जा रही है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस, हवाई के पास एक प्लेस है अलोहा, ठीक है, ये यहाँ पे क्वाइट ऑब्वियस है, पाइनएप्पल से इसलिए इसका नाम डाल दिया पाइनएप्पल एक्सप्रेस, भाई एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, शताब्दी एक्सप्रेस लंबे डिस्टेंस पे लेके जा रही है। एक एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिवर का, जो यहाँ पे
रेनफॉल लेकर आ रही है यूएस के वेस्ट कोस्ट पे, पर्टिकुलरली कैलिफोर्निया में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। टेम्परेट साइक्लोन का ही यहाँ पर एक तरीका था। नाउ नेक्स्ट इज, आज सेकेंड डे था G20 समिट का। ठीक है, उस पे यहाँ पे पूरे पॉवर्टी और हंगर पे क्या है एफर्ट्स, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशल इंक्लूजन, ठीक है, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि यस G20 किस तरीके से न्यूज में चल रहा है। G20 से रिलेटेड हमने पढ़ लिया था कि G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, हर साल एक साल के लिए प्रेसिडेंसी मिलती है। उसके बाद ट्रॉयका क्या है भाई, लास्ट कंट्री कौन सी थी, इंडिया, इस बार कौन सी है, ब्राजील, एंड नेक्स्ट कौन सी होगी, साउथ अफ्रीका। उसके बाद हमने किया था शेरपास, एक यहाँ पे जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी गवर्नमेंट का, उसको शेरपास बोलते हैं। समिट अगर मैं कहूँ, ठीक है, हाइट माउंटेन का हेड, इसलिए शेरपास अगर आप देखोगे नेपाल में जो असिस्ट कर रहा है उसको भी बोला जाता है। प्लस G20 में हमारे पास एक आते हैं ट्रैक्स सॉरी, ट्रैक्स में एक पॉलिटिकल ट्रैक है और एक हमारे पास फिनांस ट्रैक है। फिनांस ट्रैक फिनांस मिनिस्टर सेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल ट्रैक पॉलिटिकल क्लास होगी। ठीक है, ये सब डिस्कस हुआ G20 में। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो बड़ा इंडिया ने बताया कि लास्ट ईयर किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया जाता है। ग्लोबल साउथ की आवाज लगातार उठाई जा रही है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, लगातार इंडिया इसके यहाँ पर इनिशिएटिव्स ले रहा है। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी, इंडिया की GSAT-N2 सैटेलाइट को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया गया टू बूस्ट ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्वाइट ऑब्वियस है, डिफेंस एक्सपीरियंस कभी भी इस तरह की न्यूज आए, जस्ट आपको नाम जरूर पता हो कि GSAT-N2 एक ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एक कीवर्ड नंबर 1 जिसको डिप्लॉय किया गया है। एक ये माइलस्टोन होगा हमारी कंट्री का टू इनहांस ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका क्या एम है ये पता हो। यहाँ पे कहां से किया गया है ये, द सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम द फ्लोरिडा इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ pivotal role in meeting the growing demand for the broadband services in flight connectivity across India। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता हो कि क्या इसका यहाँ पर रोल है। एक ये मल्टी बीम आर्किटेक्चर है जो फ्रीक्वेंसी रीयूज, सिस्टम थ्रूपुट एंड इंडिया की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने जा रही है। अब इस तरीके की चीजें आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू GSAT 1 2 3। इंडिया के स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगी, ब्रॉडबैंड सर्विसेज को जो अनडिजर्व्ड रीजन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उन सबको ये कहीं ना कहीं कैटर करेगी और हमारे जो स्मार्ट सिटी का इनिशिएटिव है उसको इनहांस करेगी। तो GSAT-N2 सैटेलाइट जो कि ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बूस्ट कर रही है। इसी से रिलेटेड आपने देखा अभी इंडिया और जापान का एक इनिशिएटिव हुआ यूनिकॉर्न। ठीक है, आज मैंने शाम को ही शॉर्ट के थ्रू इसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको पक्का पता हो, जैसे यूनिकॉर्न अभी न्यूज में था, क्योंकि डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर इस तरह की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिस लॉन्च इज अ पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट 2020 स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, जो 2020 में जब हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लाई गई थी, तो जो हमारे स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स हैं उसी का एक ये पार्ट है। ठीक है, विद द मिशन लाइफ ऑफ 14 years इट इज poised टू enhance द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने में कहीं ना कहीं ये सैटेलाइट मेजर रोल प्ले करेगी। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास पॉलिटी की थी, के संजय मूर्ति अपॉइंटेड न्यू CAG। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा 148 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पे। उसके बाद राष्ट्रपति इनको लगा जरूर रहे हैं बट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटते हैं उसी तरीके से यहाँ पर CAG को हटाया जाता है। दैट मीन्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। अब दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे CAG को हटा सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं उन सबको पता होगा इंडियन ऑडिट एक करके एक यहाँ पे सर्विस आती है, तो क्वाइट ऑब्वियस है उनके ये हेड हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को उन्होंने रिप्लेस किया यहाँ पे, जो कि अगस्त 2020 में लगे थे। ठीक है, एट प्रेजेंट ये सेक्रेटरी के तौर पे हायर एजुकेशन में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में सर्व कर रहे थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया में जो CAG है वो खाली ऑडिटर जनरल का रोल ही प्ले करता है, कंट्रोलर का नहीं करता। कंट्रोलर का क्या रोल होता है वो डिस्कस करते हैं। अब 3 डिफरेंस ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता हो, बिकॉज बाकी सारा स्टैटिक पार्ट है वो पॉलिटी की क्लास में आप कर ही लेते हैं। कि जो ब्रिटेन है वहां पे CAG के पास अथॉरिटी है ऑफ बोथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर, बट इंडिया में खाली वो ऑडिटर जनरल है। ऑडिटर जनरल का मतलब क्या है कि एक्स
पोस्ट फैक्टो इट कंडक्ट्स फॉलोइंग द कमिटमेंट ऑफ स्पेंडिंग। जब आपने पैसे कमिट कर दिए हैं उसके बाद ही ऑडिट कर रहा है। बट यूके में पब्लिक एक्सचेकर से आप पैसा नहीं निकाल सकते सीएजी की कंसेंट के बिना। इसीलिए इंडिया में सीएजी खाली ऑडिटर जनरल का रोल प्ले कर रहा है, कंट्रोलर का रोल नहीं प्ले कर रहा। उसके बाद सीएजी यहां अगर बात करूं तो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर है ब्रिटेन में, बट इंडिया में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ये कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। के संजय मूर्ति सर, जिनको नेक्स्ट सीएजी अपॉइंट करा गया है, ठीक है। एज स्ट्रक्चर पता हो आपको, यहाँ पे कौन अपॉइंटमेंट करता है, किस तरीके से हटते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं इनका कि जितने भी यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है, सारी ऑडिट रिपोर्ट्स देते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति जी को देंगे, वहां पे गवर्नर देंगे, उसके बाद वो अपने रिस्पेक्टिव यहाँ पर वो असेंबली में और ये पार्लियामेंट के आगे उन रिपोर्ट्स को रख देंगे। नाउ आज की न्यूज वर्ल्ड टॉयलेट डे, जो कि हमने सुबह डिस्कस भी किया था। अब इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं डिस्कस, बिकॉज हम सुबह एक अलग से सेशन देख चुके हैं। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, नवंबर 19 आज सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 2, यूनाइटेड नेशन की एक ये ऑब्जर्वेंस थी कि भाई हमें ग्लोबल अवेयरनेस को फैलाना है यहाँ पे टू एड्रेस द सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद जो हमें पेपर में काम आ सकता है कि 2013 से हम इसको यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नंबर 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनका 2030 टारगेट है, उसका जो छठा गोल है कहीं ना कहीं उसको ये कैटर कर रहा है। क्या है वो? इंश्योरिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। भाई आपको इंश्योर करना है वाटर और सैनिटेशन सबके लिए 2030 तक, उसको कहीं ना कहीं ये कैटर कर रहा है। अब इस बार एक ग्लोबल लेवल पे एक इनिशिएटिव भी लिया गया है, हमारा शौचालय हमारा सम्मान, ठीक है। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब जो लास्ट ईयर में अपनी क्लास में करवा रहा था, जब बच्चे इसमें एक दो बच्चे हंसे थे कि सर इस तरह के क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ पे उन्हें बताया था कि यूपीएससी ऐसी चीज है अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी ला सकती है। एंड 2024 में ही वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन और समिट पे क्वेश्चन पूछा गया। अब इस पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये यूएन की एजेंसी है, ठीक है। तो ये यूएन की एजेंसी नहीं है, एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका यहाँ पर गोल क्या है कि टॉयलेट और सैनिटेशन की कंडीशन को वर्ल्ड वाइड ठीक करना है। तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये ग्रांट वगैरह तो कुछ काम ही नहीं है। उस पे ग्रांट्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। 2001 में इसको फाउंडेशन थी इसकी 15 मेंबर्स के साथ, जो कि ऑलमोस्ट अब 151 मेंबर्स इसमें हैं, ठीक है। एंड डब्ल्यूटीओ ही यहाँ पे वर्ल्ड टॉयलेट समिट को ऑर्गेनाइज करता है। अर्जेंट रन एंड द इनिशिएटेड द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है, ये पता हो आपको। उसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन को जैक सिम ने सिंगापुर में 19 नवंबर आज के दिन ही 2001 में यहाँ पर इसकी फाउंडेशन रखी थी। इस साल की थीम है, जो दिन आयोग ने आपको बताया था उसमें आपको थीम पक्का पता हो, टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर द पीस, बस इतना पता हो। इस बार की थीम यहाँ पर ये रखी गई है। आपके पास वर्ड यहाँ पे वेटलैंड डे आएगा, इन्वायरमेंट डे आएगा, आपको थीम जरूर पता हो। इसके अलावा ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी, इसमें सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं कि किस तरीके से इनएडिक्वेट सैनिटेशन क्राइसिस ये सब है, किस तरीके से बच्चे बीमार हो रहे हैं, अनहाइजीनिक के कारण डिजीजेस फैल रही हैं। तो उन सब के लिए ही ग्लोबल अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई गई है थ्रू दिस इनिशिएटिव, ठीक है। जो अभी तक मैंने आपको फैक्ट्स बताए वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि किस तरीके से हमारे लिए इस तरह के दिन लाने बहुत जरूरी है, सो दैट लोगों के बीच में जाए चीज कि यस सैनिटेशन हो गया, वाटर बॉर्न डिजीज, भाई पानी से जो बीमारियां होती हैं, हाइजीन फैक्टर किस तरीके से हमारे हेल्थ पर इफेक्ट करता है। एंड किस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो आप कि 0 से लेकर 5 साल के बच्चे अप्रोक्सीमेटली 1000 बच्चों की डेथ हो रही है हर साल ड्यू टू द अनसेफ वाटर, सैनिटेशन एंड अनहाइजीनिक। ये कुछ फैक्ट फिगर्स थे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 2024 का जो यहाँ पे वर्ल्ड टॉयलेट डे था, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि वाटर सर्विसेज, सैनिटेशन, किस तरीके से हमें इस चीज के ऊपर ग्लोबल अवेयरनेस फैलानी है, किस तरीके से हमें जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शंस हैं, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना है। यानी कुछ डेटा दे रहा है कि 2.2 बिलियन पीपल स्टिल लैक कर रहे हैं सेफ मैनेज वाटर से, अभी भी पानी से दूर हैं। 2 मिलियन अभी भी बेसिक हाइजीन फैक्टर से दूर हैं। 653 मिलियन अभी भी ऐसे हैं जिनके पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको पता हो। ये कुछ अचीवमेंट्स थी स्वच्छ भारत यहाँ पे मिशन की, जो कि ग्रामीण फेस है, कि किस तरीके से 2014 से लेकर 19 तक हमने यहाँ पे डायरियल डेथ्स को कम करा है, ठीक है, कि सैनिटेशन बढ़ी है, किस तरीके से ओपन डेफेकेशन फ्री
विलेजेस ओडीएफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, हेल्थ की कॉस्ट कम हो रही है। क्वाइट ऑब्वियस, अगर आप हेल्दी रह रहे हैं, आपकी हेल्थ की कॉस्ट कम आएगी, आप इंश्योरेंस फैक्टर्स इन सब पे कम डिपेंडेंट होंगे। उसके बाद ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन किस तरीके से पिछले 5 साल 14 से 19 तक की बात बताई गई है, यहाँ पे कम हुए हैं। एंड किस तरीके से लोगों को सैनिटेशन फैसिलिटीज 93% वुमेन यहाँ पर सेफ फील कर रही हैं, बिकॉज वॉशरूम्स यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ये कुछ डेटा है, ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का है। एंड ये जरूर बताओ कि इस साल इंडिया एक कैंपेन लॉन्च करने जा रही है, हमारा शौचालय कर दिया है रतराज हमारा सम्मान, जो कि आज 19 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे वाले दिन ये कल्मिनेट होगा। बेसिकली क्या क्या चीजें जिसमें कहा जाएगा कि सैनिटेशन को ह्यूमन राइट के साथ लिंक किया गया है, एंड एक यूनिवर्सल नीड है हमें डिग्निटी और प्रिवेसी की। आर्टिकल नंबर 21 राइट टू प्रिवेसी, यहाँ पे पुट्टू स्वामी केस जिनकी अभी डेथ भी हुई थी रिसेंटली, तो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल नीड है डिग्निटी की, प्रिवेसी की, गर्ल्स के लिए और वुमेन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन ऑफ फॉर 2024 G20 समिट का आज लास्ट डे है, ठीक है। अब इसमें बहुत लास्ट ईयर हमने देखा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आई थी, इस बार क्वाइट ऑब्वियस है ब्राजील में ही हो रही है, तो रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन। अब इस बार कौन कौन सी इश्यूज पर डिस्कशन हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुई है, क्लाइमेट चेंज एज यूजुअल, ग्लोबल हेल्थ के ऊपर, इकोनॉमिक रिकवरी एंड द फ्यूचर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। फॉर द सेकेंड डे members will be participating in 2 sessions, SDG transition and the second on digital infrastructure, कि किस तरीके से हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ न्यूज हमारे पास। तो आज की अगर मैं न्यूज कहूँ तो थोड़ा सा आज हेवी डोज था, एंड आज का हेवी डोज आपको बहुत काम भी ला सकते हैं आपके एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वर्ल्ड टॉयलेट समिट प्रॉपर ढंग से एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने आपको बताया उस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन था कि ये एक यूएन की एजेंसी है। तो अगर आप स्टैटिक जीके देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा चैनल पे, तो मैंने सारे यूएन की एजेंसीज करा रखी है, स्पेशलाइज्ड भी, और यूएन की हमारे पास 6 ऑर्गन्स हैं वो भी। तो अगर आपने ये पढ़ लिया था इसमें कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इजीली इसको आंसर दे सकते थे। नंबर 2, G20 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। G20 हमने 4-5 दिन पहले एक एक चीज डिस्कस करी थी कि G20 क्या है, कब फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण स्टार्ट हुई, प्रेसिडेंसी 1 साल से पहले 6 महीने की थी, कब 1 साल की हुई, कब चेंज हुआ, कौन कौन से शेरपास हैं, कौन इसके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस बार इंडिया का शेरपा कौन था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, G20 के मेंबर्स कौन से हैं, ये चीजें आपको पता हो, बिकॉज G20 और G7, और मैं बात करूं तो ब्रिक्स, अगर मैं बात करूं तो SCO, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बिम्स्टेक, ठीक है। ये सारी चीजें लगातार करंट अफेयर्स में चल रही हैं। G20, G7, ब्रिक्स, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी जून में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद G7 मीटिंग में जाते हैं। ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये सारे टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, प्लस यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर 3 न्यूज आज की उसमें यहाँ पे टॉयलेट डे, उसके बाद G20 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो हमने देखा बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का प्रॉपर टॉपिक हो गया। अगर आपको नहीं पता कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, कैसे बन रहे हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स कैसे बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रंट्स, ठीक है, फ्रंट्स जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास आपस में मिल रही हैं, उसके कारण वहां पर हम देखते हैं कि ब्लिजर्ड, ठंड बहुत हो रही है, ठीक है। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी इनको बोलते हैं, वीवी साइक्लोन्स भी बोलते हैं, एक तरीके से उसका मैग्नीफाइड वर्जन कह लीजिए आगे से आगे, ठीक है, जब दोनों एयर मास मीट कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता हो, ये तीनों के तीनों टॉपिक आज के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कनेक्टेड है। और जो नंबर 4 CAG वाला टॉपिक है, तो CAG वाले टॉपिक में मैंने आपको जो मेजर डिफरेंस था वो बता दिया है, बट आपको इससे सारी चीजें पता हो कि क्या एज है, कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, किस तरीके से रिमूव किए जाते हैं CAG, कौन कौन सी रिपोर्ट्स, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, फिनांस अकाउंट्स, ठीक है, उसके बाद पब्लिक अंडरटेकिंग, भाई ये 3 रिपोर्ट ऑलमोस्ट हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स CAG आगे लाके देंगे, एंड ये बेस्ट फ्रेंड कहा जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये सब चीज आपको पता हो विद रिस्पेक्ट टू CAG, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपको पता है यूपीएससी यहाँ पर CDS में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर चुकी है, एंड अगर मैं बात करूँ CAPF की,
तो सीपीएफ में तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।